Hello friends, welcome back to the channel. My name is Raman and you are watching Solar Facts. So आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता हूँ. जो लोग भी सोलर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज में हैं या जो लोग भी सोलर में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए एक बहुत अमेजिंग चैनल है जिसका नाम है सोलर इज माई पैशन. और ये चैनल अजीत बहादुर सर का चैनल है जहाँ पे आपको सोलर से रिलेटेड लेटेस्ट पॉलिसीज जो भी हमारी इंडस्ट्रीज में आती हैं उसके लिए आपको अपडेट मिलेगा. और जितने भी न्यू प्रोडक्ट्स आते हैं उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही इजी मैनर में आपको मिलेगा उस यूट्यूब चैनल पे. सो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आप सभी लोगों को कि आप लोग भी उस चैनल को जाके विजिट करें सो दैट आप भी इस मार्केट के अंदर जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उससे अपडेटेड रह सकें और बहुत सारी नई नई चीज़ें सीख सकें. सो इट्स माई रिकमेंडेशन टू यू ऑल कि जो लोग भी सोलर इंडस्ट्री में है एक बार जरूर इस चैनल को विजिट करें. नाउ अब शुरू कर लेते हैं अपना आज का टॉपिक. सो आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू कैलकुलेट कैपेसिटर बैंक फॉर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट. इसके पहले अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो एक वीडियो में हमने आपको पावर फैक्टर के बारे में बताया. आज के अपने इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किसी भी इंडस्ट्री का अगर पावर फैक्टर सही नहीं है या हम ये कह सकते हैं कि पुअर पावर फैक्टर है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें कैपेसिटर बैंक की कैलकुलेशन कैसे करनी है. सो उस पूरे कैलकुलेशन को हम आज के इस वीडियो में समझेंगे और काफ़ी इजी मैनर्स में मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है. 3-4 स्टेप्स बनाए हुए हैं. अगर आप उस स्टेप्स को फॉलो करेंगे आप आसानी से कैपेसिटर बैंक की कैलकुलेशन को कर सकते हैं. सो देखिए सबसे पहला स्टेप आता है. सबसे पहले स्टेप में होता है कि कैलकुलेशन ऑफ टोटल कनेक्टेड लोड. तो देखिए जिस भी इंडस्ट्री का आप पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं उस इंडस्ट्री का आपको कनेक्टेड लोड पता होना चाहिए. और अगर नहीं है तो आप 1-to-1 कैलकुलेशन कर भी सकते हैं. सो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं. इसके अकॉर्डिंग इंडस्ट्री में जो उस तरीके के जितने भी लोड्स हैं वो टोटल किलोवाट कितना है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करके हमने इस में एक चार्ट प्रिपेयर किया हुआ. सो बेसिकली जिस भी इंडस्ट्री के लिए मैं कर रहा हूँ वहाँ पे क्या है कि लाइटिंग लोड जो है वो 50 किलोवाट है. रॉ पावर लोड जो है वो 150 किलोवाट है. HVAC टाइप का लोड जो है वो भी 150 किलोवाट है. प्लम्बिंग लोड जो है वो दैट इज 100 किलोवाट एंड एलिवेटर और लिफ्ट लोड जो है वो 100 किलोवाट है. देखिए आपकी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग ये लोड अलग अलग भी हो सकता है. मैंने इजी फॉर द कैलकुलेशंस के लिए ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं. सो आपने यहाँ पे क्या किया हुआ कि टोटल कनेक्टेड लोड जो मुझे फाइंड आउट करना था वो मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरे उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का जो कनेक्टेड लोड है वो 500 किलोवाट है. अब यहाँ से स्टेप 1 मेरा जो है वो कंप्लीट हो जाता है. स्टेप 2 में आता है कि देखिए आपका जो करंट पावर फैक्टर उस इंडस्ट्री का कितना है. सो इस करंट पावर फैक्टर को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. या तो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पे ये करंट पावर फैक्टर आपको दिखा हुआ मिल जाएगा या आपके इंडस्ट्रीज में जो पावर फैक्टर मेजरमेंट के कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं अगर वो लगे हुए हैं तो वहां से आपको आपकी इंडस्ट्री का करंट पावर फैक्टर पता चल जाता है. नाउ थर्ड क्वेश्चन आता है कि जब आपका पावर फैक्टर पता है आपको तो अब उसको इम्प्रूव करना है तो कितना इम्प्रूव करना है. अब जो आपका डिजायर्ड पावर फैक्टर है वो आपको कितना चाहिए तो वो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है. सो डिजायर्ड पावर फैक्टर मुझे लेट से कि मेरे को उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का जिसका कनेक्टेड लोड 500 किलोवाट है और करंट पावर फैक्टर 0.8 है उसको मुझे कितना चाहिए 0.99 चाहिए. सो अब मेरी गणित यहीं से शुरू होती है कि यानी कि ये मेरा कनेक्टेड लोड है ये मेरा करंट पावर फैक्टर है और मुझे ये डिजायर्ड चाहिए. तो इसको अचीव करने के लिए मुझे कितना बड़ा कैपेसिटर बैंक लगाना पड़ेगा इसकी कैलकुलेशन अब यहाँ से शुरू होती है. सो दिस इज द कैलकुलेशन पार्ट. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पे cos फाई है मेरा करंट पावर फैक्टर है वहां से हम क्या करेंगे φ1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो φ1 क्या है बेसिकली इट्स एंगल बिटवीन एक्टिव पावर एंड द एपरेंट पावर. एपरेंट पावर और एक्टिव पावर के बीच का जो एंगल होता है इसको ही हम बोलते हैं पावर फैक्टर का एंगल. सो दिस इज यहाँ से हमने क्या कर दिया कि cos φ1 इज इक्वल टू 0.8. सो φ1 की वैल्यू कैसे निकलेगी cos इनवर्स 0.8. जब आप cos इनवर्स 0.8 करेंगे सो यहाँ से φ1 की वैल्यू कैलकुलेट हो गई 36.8689. सो हम यहाँ से क्या करेंगे φ2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो φ2 की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट होगी जो मेरा डिजायर्ड पावर फैक्टर होगा. सो cos φ2 इज इक्वल टू 0.99. सो यहाँ से φ2 की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स 0.99. सो यहाँ से φ2 की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हो गई 8.1096. यानी कि मुझे अगर पावर फैक्टर अपना 0.99 मेंटेन करना है इट मीन्स कि एक्टिव पावर और एपरेंट पावर के बीच का जो एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 36.8698 होगा. तो क्या मिलेगा मुझे 0.8. अब मुझे 0.99 फाइंड आउट करने के लिए मुझे एंगल पता चल गया कि मेरा एक्टिव पावर टू एपरेंट पावर का एंगल कितना होना चाहिए 8.1096. अगर ये एंगल हम अचीव कर लेते हैं इट मीन्स कि मेरा पावर फैक्टर उस इंडस्ट्री का कितना हो जाएगा 0.99. सो अब यहाँ से देखिए स्टेप नंबर 4 फॉलो करेंगे. स्टेप नंबर 4 में हम ये देखेंगे कि KVAR यानी कि जो कैपेसिटर बैंक की रेटिंग निकालते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है. सो KVAR का फॉर्मूला होता है TCL. TCL इज द टोटल कनेक्टेड लोड मल्टीप्लाइड बाई 10 φ1 माइनस 10 φ2. φ1 आपका कहाँ से यहाँ से कैलकुलेट हो गया जो आपका करंट पावर फैक्टर था. एंड सो φ2 कहाँ से कैलकुलेट हो गया φ2 हो गया जहाँ से आपने अचीव कितना करना है 500 मल्टीप्लाइड बाई 10 36.8698 माइनस 10
8.1096। अब इस को जब हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी 303.7526। यानी कि अगर हम अपने इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जहाँ का कनेक्टेड लोड 500 किलोवाट है, अगर हम वहाँ पे ये कैपेसिटर बैंक लगा देते हैं जिसका रेटिंग कितना होना चाहिए 303.7526। सो यानी कि अगर आपकी इंडस्ट्री का कनेक्टेड लोड 500 किलोवाट है और अगर आप उसमें 304 kVAR रेटिंग का कैपेसिटर बैंक लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, आपके उस इंडस्ट्री का पावर फैक्टर इंप्रूव होकर 0.8 से कितना हो जाएगा 0.99 हो जाएगा। सो इस तरीके से हम इंप्रूवमेंट के लिए कितना बड़ा मुझे कैपेसिटर बैंक लगाना पड़ेगा इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें ऐसी बताने जा रहा हूँ जो कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही पता चलता है। सो देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी चीज़ है कि ये जो इंडस्ट्री का पावर फैक्टर है वो हर समय 0.8 तो नहीं होगा, क्योंकि 0.8 तब होता है जब आपका कनेक्टेड लोड 500 किलोवाट होगा। अब मैं बोलता हूँ कि उस इंडस्ट्री में हो सकता है मेरा लाइटिंग लोड ना चल रहा हो या HVAC लोड ना चल रहा हो, तो ये पावर फैक्टर क्या होगा 0.8 तो नहीं होगा, 0.8 से ऊपर चला जाएगा, यानी कि 0.85 हो सकता है या 0.9 हो सकता है। अब देखिए अगर उस 0.9 पे जो φ1 की वैल्यू होगी वो कुछ डिफरेंट होगी। अगर मैं उसको इतनी रिएक्टिव पावर देता रहूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो मुझे पावर फैक्टर जो यहाँ पे जो पूरी कैलकुलेशन हमने 0.9 के अकॉर्डिंग की थी वो क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी गड़बड़ हो जाएगी। सो जो APFC पैनल होता है, ऑटोमेटेड पावर फैक्टर कंट्रोल का जो पैनल होता है, वो क्या करता है, वो सेंस करता है कि इंडस्ट्री का कनेक्टेड लोड अभी कितना चल रहा है और उसका पावर फैक्टर कितना चल रहा है। उसके रिस्पेक्ट में मुझे 0.99 अचीव करने के लिए मुझे अभी राइट नाउ उस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे कितना रिएक्टिव पावर देना है। सो होता क्या है कि देखिए हम जब भी कोई कैपेसिटर बैंक लगाते हैं तो ऐसा नहीं है कि 300 kVAR का एक ही अकेले लगा दिया कैपेसिटर बैंक, ऐसा नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। लेट्स से कि हमने कुछ 50 के लगा दिए, कुछ 100 के लगा दिए और कुछ 10 के लगा दिए, कुछ 15 के लगा दिए, सो दैट कि जब मेरा लोड का वेरिएशन आएगा और जब मेरे रिक्वायरमेंट कम होगी पावर फैक्टर की तो वो क्या करेगा, केवल हो सकता है लेट्स से कि मैंने एक उसमें 50 kVAR का लगा रखा है अगर, तो क्या होगा कि 50 kVAR का ही एक्टिव होगा उस पर्टिकुलर टाइम पे और क्या करेगा, वो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगा और उस करंट टाइम पे मेरा पावर फैक्टर कितना हो जाएगा 0.99 हो जाएगा। हो सकता है किसी इंस्टेंट पे लोड थोड़ा सा और बढ़ा, अब मेरे को कितने रिएक्टिव पावर की जरूरत है, लेट्स से कि 125 की जरूरत है, तो उस टाइम पे क्या होगा, मेरा जो ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल जो डिवाइस है वो क्या करेगा, सेंस करके केवल 125 kVAR का जो रेटिंग का जो मेरा कैपेसिटर बैंक होगा उसको क्या कर देगा, उसके कॉन्ट्रैक्टर को ऑन कर देगा और उस टाइम पे 125 kVAR रेटिंग का ही कैपेसिटर उस समय काम कर रहा होगा। सो काफ़ी अमेजिंग है, मतलब काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। मतलब इसको अगर हम रियलाइज करें, यानी कि हमारा क्या होता है कि ऑटोमेटिक पावर फैक्टर जो है वो रिले से और कॉन्ट्रैक्टर की हेल्प से क्या होता है कि वो रियल टाइम एनालिसिस करता है कि मुझे कितने रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट है और वो क्या करेगा, उसी कैपेसिटर को केवल ऑन करेगा जिससे उसकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें और बताऊंगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। सो इसमें देखिए अब होता क्या है कि जब भी हम सोलर पावर प्लांट लगा देते हैं तो क्या होता है कि इंडस्ट्री का पावर फैक्टर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत कॉमन है। और जो लोग भी सोलर प्लांट लगाते हैं उनको ये चीज़ फेस भी करने को मिला होगा। अब वहाँ पे होता क्या है, देखिए जब हम क्या करते हैं सोलर लगाते हैं तो सोलर क्या करता है, हमारा एक्टिव पावर डिलीवर करता है, बाय डिफॉल्ट एक्टिव करता है। आप उसमें रिएक्टिव पावर की सेटिंग कर सकते हैं, बट जब बाय डिफॉल्ट एक्टिव पावर करता है तो होता क्या है कि जैसे फॉर एन एग्जांपल कि एक 500 किलोवाट का सिस्टम को रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट कितनी थी, रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट अगर मैं 500 किलोवाट का सिस्टम में 0.8 पावर फैक्टर तो क्या होगा 10 इज इक्वल टू रिएक्टिव पावर अपॉन एक्टिव पावर। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, रिएक्टिव पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 मल्टीप्लाइड बाई एक्टिव पावर। एक्टिव पावर मेरा कितना है 500 किलोवाट जो आपको पता है इंडस्ट्री का है, एंड फाइव की वैल्यू कहाँ से आई, ये वाली वैल्यू हमने कहाँ से निकाली, φ1 इज इक्वल टू 36.8689। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे रखता हूँ तो रिएक्टिव पावर की वैल्यू आ गई 374.9986, यानी कि उस इंडस्ट्री का रिएक्टिव पावर की वैल्यू कितनी थी 374 थी। सो अभी मैं क्या बोलूंगा कि 375 मान लेता हूँ कि उसको उस टाइम पे 375 रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट थी। अब होता क्या है कि देखिए इस इंडस्ट्री को रिएक्टिव पावर तो उतना ही चाहिए, जब हम सोलर लगा देते हैं तो होगा क्या कि मेरा रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट तो वही है और मेरा सोलर क्या करेगा, एक्टिव पावर डिलीवर करेगा। फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं कि एक सोलर हमने लगा दिया 100 किलोवाट का, तो वो क्या करेगा 100 किलोवाट एक्टिव पावर डिलीवर करेगा। तो एक्टिव पावर का ग्राफ क्या होगा, 500 किलोवाट से घट के किस पे आ जाएगा, 400 पे आ जाएगा और ये लाइन कुछ इस तरीके से हो जाएगी 400 की। अब मैं यहां से जब इसका एंगल बनाऊंगा तो ये क्या होगा, एंगल मेरा और बढ़ जाएगा। अब अगर मेरा कॉस में आपको पता होगा कि जैसे जैसे मेरा एंगल बढ़ेगा तो क्या होगा, पावर फैक्टर मेरा क्या होगा, डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे cos 0 की बात करता हूँ, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि पावर फैक्टर मेरा cos 0 पे कितना मेंटेन हो रहा है 1 हो रहा है। अब मैं इसको बढ़ाते चला जाता हूँ, जैसे जैसे बढ़ाऊंगा
फॉर एन एग्जाम्पल मैं हाईएस्ट ले लेता हूँ cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। यानी कि जैसे जैसे मेरा आप यहाँ पे देख रहे होंगे जैसे जैसे ये एंगल बढ़ रहा है मेरा पावर फैक्टर क्या हो रहा है डिस्टर्ब हो रहा है। सो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जब भी ग्रिड जो होता है उससे क्या होता है कि रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट तो सेम ही रह जाती है और एक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट क्या होती है कम होती चली जाती है, क्योंकि हमने वहां पे क्या कर दिया सोलर लगा दिया। अब सोलर लगाने से क्या होता है कि हमारा पावर फैक्टर जो है वो और पुअर होता चला जाता है। इसलिए आपने कई जगह पे ये भी देखा होगा कि जब आप सोलर लगा देते हो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में तो वहाँ का पावर फैक्टर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और ये वीडियो काफी यूजफुल होगा आपके लिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल सोलर फैक्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए सो दैट कि ये इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन सब तक जा सके और हर एक लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।